हेलो नमस्कार साथियों, लक्ष्य क्लासेज की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी का वेलकम करता हूं। और जो अपन लैब असिस्टेंट का सिलेबस बना रहे थे उसमें बेटा आज का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। और जो आज का लेक्चर है उसके बारे में बात करूंगा मैं कि इलेक्ट्रॉन भरने के नियम। किसके बारे में बात करूंगा? इलेक्ट्रॉन भरने के नियमों के बारे में बात करूंगा। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है वो किसका होने वाला है बेटा? इलेक्ट्रॉन भरने के नियम। इलेक्ट्रॉन भरने के नियम। इलेक्ट्रॉन भरने के नियमों के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन भरने के नियमों के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन भरने के कौन कौन से नियम है उसके बारे में बात करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन भरने के कुल कितने नियम है बेटा? पहला जो नियम है वो पढ़ते हैं अपन, आप बाहु का नियम। आप बाहु का नियम। दूसरा जो नियम है वो है आपका N+L का नियम। तीसरा जो नियम है आपका बेटा यहां पर वो है हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। और जो चौथा नियम है वो कौन सा है आपका? पाउली अपवर्जन का नियम। पाउली अपवर्जन का नियम। तो ये चार नियम ने जिसके द्वारा कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। आप बाहु का नियम, N+L का नियम, हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम और पाउली अपवर्जन का नियम। तो पहला नियम स्टार्ट करते हैं। पहला नियम कौन सा है आपका? आप बाहु का नियम। आप बाहु का नियम। आप बाहु का नियम क्या कहता है उसको थोड़ा अच्छे से समझना है। आप बाहु का नियम। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आप बाहु शब्द है, आप बाहु शब्द आप बाहु शब्द कौन सी भाषा का शब्द है? जर्मन भाषा का। आप बाहु शब्द जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है बेटा? जिसका अर्थ बनाना, निर्माण करना। निर्माण करना मतलब कुल मिला के कक्षकों का निर्माण करना। तो आप बाहु शब्द जर्मन भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ क्या होता है? निर्माण करना, कक्षकों का निर्माण करना। नियम क्या कहता है ये? इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन सबसे पहले
इलेक्ट्रॉन सबसे पहले निम्न ऊर्जा के उपकोषों में निम्न ऊर्जा के उपकोषों में भरा जाता है, भरे जाते हैं, निम्न ऊर्जा के उपकोषों में भरे जाते हैं। जब ये उपकोष पूरे भर जाते हैं, उसके बाद उच्च ऊर्जा के उपकोषों में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। उसके बाद उच्च ऊर्जा के उपकोषों में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, इसे आपबाउ का नियम कहा जाता है। इसे किसका नियम कहा जाता है? आपबाउ का नियम कहा जाता है। यह है आपका आपबाउ का नियम। तो आपबाउ ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को भरते समय सबसे पहले निम्न ऊर्जा के उपकोषों में इलेक्ट्रॉन भरेंगे और उसके बाद जब ही पूरे भर जाएंगे उसके बाद उच्च ऊर्जा के उपकोषों में इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। इसे आपबाउ का नियम कहा जाता है। जैसे मैं आपसे अगर यहां पर एक एमसीक्यू क्वेश्चन करवाता हूं, जैसे यहां पर थोड़ा समझना, मैंने यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा, निम्न उपकोषों में से किसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरते हैं? पहले भरते हैं ऑप्शन नंबर ए 1s, ऑप्शन नंबर बी 2s, ऑप्शन नंबर 3s, ऑप्शन नंबर टी। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन देखो, थोड़ा सा समझना, निम्न उपकोषों में से निम्न उपकोषों में से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरेगा। निम्न में से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में भरेगा आपको आना चाहिए। तो यहां तो मैं बता देता हूं आपको, पहले तो सबसे पहले जाएगा 1s में। लेकिन सर हमें ये चीज समझ में नहीं आई कि किस उपकोष की एनर्जी कम होती है, किसकी ज्यादा होती है, ये समझना पहले इसके लिए जरूरी है। तो पहले मैं यहां तो बता देता हूं बेटा, जो आपके उपकोषों की ऊर्जा का क्रम रहता है, उपकोषों की ऊर्जा का क्रम वो कैसे रहने वाला है? सबसे पहले आपका यहां पर 1s, ये 2s, 3s, 4s, 5s, 6s और इसी प्रकार आप ये 7s कर सकते हो। ये 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s। 1s में आपको पता है 1p नहीं होता, यहां आएगा 2p, यहां आएगा बेटा 3p और 3d। फिर यहां पर आएगा 4p, 4d, 4f। फिर यहां पर आएगा 5s, 5p, 5d,
5f। इसी प्रकार आपके आएगा बेटा यहाँ पर 6p, 6d और 6f। वैसे ही 7s में 7p, 7d और आपका 7f। सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन भरेगा वो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरेगा किसमें? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरेगा किसमें बेटा? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसमें भरेगा। फिर इसके बाद में इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? इलेक्ट्रॉन जाएगा 2s में और 2p में। इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो किस में जाएगा? 2s में और 2p में। इसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो 2s में और 2p में। 2s और 2p के बाद में इलेक्ट्रॉन कहां आएगा? 3s में। 3s के बाद में 3p में। 3p के बाद में 4s में। 4s के बाद में 3d में। 3d के बाद में 4p में। 4p के बाद में 5s में। 5s के बाद में 4d में। 4d के बाद में 5p में। 5p के बाद में 6s में और 6s के बाद में इलेक्ट्रॉन जाता है बेटा 4f में। 4f के बाद में 5d में। 5d के बाद में 6p में और 6p के बाद में 7s में और 7s के बाद में इलेक्ट्रॉन जाएगा किसमें? आपका 5f में और 5f के बाद में जाएगा इलेक्ट्रॉन किसमें बेटा? आपका थोड़ा यहां पर बेटा 5d तो रह गया। 6s के बाद में इलेक्ट्रॉन यहां थोड़ा सा समझो भैया, यहां लाइन चेंज हो गई, थोड़ा सा देखना आप। यहां से देखो, सबसे पहले 1s, फिर 2s, 2p, 3s, 3p, फिर 4s, 3d, फिर 4p, फिर 5s, 4d। 4d के बाद में अब इलेक्ट्रॉन आएगा कहां पर? इलेक्ट्रॉन आ गया अब 4d के बाद में 5p में और 5p के बाद में 6s में और 6s के बाद में इलेक्ट्रॉन गया 4f में और 4f के इलेक्ट्रॉन आया 5d में। 5d के बाद में आया 7s में। मतलब थोड़ा सा यहाँ ऊपर ही लिख देते हैं, इधर इसको 7s को तो 5d को उधर लिख देंगे। थोड़ा सा ये 5d को यहाँ लिख देते बेटा, यहाँ आएगा ये 5d और 6p थोड़ा सा ऊपर लिखना पड़ेगा। ये 5d और ये आपका 6p और 7s के बाद भी इलेक्ट्रॉन जा रहा है कहां पर? जो 7s है उसके बाद में इलेक्ट्रॉन जाएगा कहां? उसके बाद में इलेक्ट्रॉन जाएगा आपका 5f में, फिर 6d में, फिर बेटा आपका 7p में। जो आपकी एरो की चिन्ह है वो कुछ इस प्रकार की है। यहां से इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा है, फिर यहां आ रहा है, फिर इसके बाद में यू जा रहा है इलेक्ट्रॉन, फिर इसके बाद में यू आ रहा है वापस, फिर इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा है, फिर उसमें जाने के बाद में इलेक्ट्रॉन ये देखो 4 वहां भर के, मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन यहां बता देता हूं मैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में, 2s में, 2p में, फिर इसके बाद में 3s में, फिर 3p में, फिर इसके बाद में कहां जाएगा बेटा? यहां पर आपका इलेक्ट्रॉन जाएगा 4s में, फिर 3d में, 3d के बाद में आपका इलेक्ट्रॉन जाता है 4p में, 4p के बाद में जाता है 5s में, 5s के बाद में 4d में, फिर आपका 5p में, फिर आपका 6s में, 6s के बाद में 4f में और 4f के बाद में आपका इलेक्ट्रॉन जाएगा बेटा किसमें? 5d में और 5d के बाद में इलेक्ट्रॉन कहां जाता है? 5d के बाद में इलेक्ट्रॉन जाएगा आपका 6p में, 6p के बाद में 7s में और 7s के बाद में आपका जाएगा 5f में और 5f के बाद में यहाँ पर 6d में और 6d के बाद में 7p में और कुछ इस प्रकार आगे चलेगा। यह आपका उपकोषों की ऊर्जा का क्रम है। किसका क्रम है? ये आपके उपकोषों की ऊर्जा का क्रम।
ये उपकोषों की ऊर्जा का क्रम है। ये क्रम किसका है? आपका उपकोषों की ये है आपके उपकोषों की ऊर्जा का क्रम। ये है उपकोषों की ऊर्जा का उपकोषों की ऊर्जा का बढ़ता क्रम। और ये ऊर्जा का निर्धारण कैसे हुआ नेक्स्ट नियम में पढ़ने वाले, लेकिन आपको थोड़ा सा अब्बाऊ का नियम समझा रहा हूं। अब्बाऊ ही कहता है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले निम्न ऊर्जा के कोषों में बढ़ते हैं, और जब निम्न ऊर्जा के कोष बढ़ जाते हैं तब जाके बेटा आपके उच्च ऊर्जा के कोषों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं बेटा, यहां पर थोड़ा सा जैसे हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है तो सबसे पहले कहां जाएगा? 1s1। इसके बाद में आपका हीलियम सर 1s में जाएगा 1s2। अब s में अधिकतम 2 ही बढ़ते हैं। इसके बाद में बेटा आपका लिथियम 3। अब 1s में 2 चला गया, 1s2 हो गया, लेकिन अब इसके बाद में कहां जाएगा? 2s में। 2s में सर कितना? 1। इसके बाद में आपका बेरिलियम 4, 1s2, और यहां पर बेटा 2s2 हो जाएगा। आगे आगे बेटा इसके बाद में आएगा आपके बोरोन, बोरोन 5, बोरोन 5 सर 1s2, 2s2, 2 2 4 हो गया। 2s के बाद में कहा जाता है p में, p में 1 बढ़ गया। फिर इसके बाद में कार्बन 6, 1s2, 2s2, 2p2। देखो p में 6 बढ़ते हैं ना अधिकतम। इसके बाद में नाइट्रोजन 7, 1s2, 2s2, 2p3, p में 6 तक भरो बेटा। इसके बाद में आपके पास में यहां पर ऑक्सीजन 8, ये 1s2, 2s2, 2p का 4। इसके बाद में फ्लोरीन 9, 1s2, 2s2, 2p का 5। जब तक 2p नहीं बढ़ेगा जब तक बढ़ते रहो बेटा। नियोन 1s2, 2s2, 2p6। देखो p पूरा भर गया, p में अधिकतम 6 भरते हैं। इसके बाद में सोडियम 11, 1s2, 2s2, 2p6 पूरा हो गया p तो। अब इसके बाद में तीसरे उपकोष में जाएगा 3s में। 3s में कितना? 1। इसके बाद में मैग्नीशियम 12, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3s में पूरा भर गया। इसके बाद में एल्यूमिनियम 13, 1s2, 2s2, यहां से आप हटा सकते हो कोमा, 2s2, ये 2p का 6, 3s2। अब 3s के बाद में 3p1, सिलिकॉन 14, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। इसके बाद में आपके पास में हो जाएगा फास्फोरस 15, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। जब तक बढ़ते रहो जब तक p में पूरे 6 ना बढ़ जाए। अब यहां पर भी आगे देखो, फास्फोरस के बाद में सल्फर 16, 1s2, 2s2, 2p का 6, 3s2, या आपके 3p का कितना आएगा भैया? 3p का देखो 3p के 3 हुए ना तो 3p का 4। ये देखो 4 to 6, 6 और 6 12 है, 14 और 16। क्लोरीन 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p का आपके पास में हो जाएगा यहां पर 5। आर्गन 18, ये 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p का 6। आर्गन में p भी पूरा भर गया। इसके बाद में आएगा कैल्शियम 20, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s का कितना हो जाएगा? 4s का देखो बेटा यहां पर 2 4 6 10, 2 20, 18 और 2 20 हो गई। ये तो डायरेक्ट ही। इसके पहले एक और आएगा बेटा आपका पोटेशियम 19, 1s2, 2s2,
2p6, 3s2, 3p6 और 4s का 1। ये देखो 2 4 10, 2 12 18 और 1 19। ये देखो 2 4 10, 2 12 6 18 2 20। ये था बेटा आपका कैल्शियम तक के परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसके बाद में अपन बात करें जो आपकी 3D श्रेणी है डी ब्लॉक की, उसके इलेक्ट्रॉन विन्यास के बारे में बात करते हैं। जैसे स्कैंडियम है, स्कैंडियम 21, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d का 1। यहां पर थोड़ा सा एक चीज याद रखना, इलेक्ट्रॉन पहले किस में बढ़ते हैं, 4s में बढ़ते हैं। निकलते भी कहां से हैं, 4s से निकलते हैं। ये स्कैंडियम हो गया। ऐसे आपके इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बेटा आपके ये, मैं आपको बता रहा हूं, क्रोमियम 24। अब क्रोमियम 24 का 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और आपके हिसाब से क्या होना चाहिए सर, सबसे पहले 4s में 2 भर गए तो 2 4 10, 2 12 6 18 2 20 और 20 और 3d का क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। लेकिन यहां पर थोड़ा सा अपवाद है, ये अपवादों में आते हैं बेटा। जो जो अपवाद है वो मैं आपको बता दूंगा अलग से। नॉर्मली आपको क्या करना है, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ऐसे निकालना है। तो कुछ अपवाद है आप बहु नियम के, वो आप बहु के नियम का पालन नहीं करते हैं। वो क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि वो कक्षकों के स्थायित्व के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन विन्यास ऐसे निकालना था आपको। अब आप बहु के नियम के अपवाद कौन कौन से वो मैं आपको बता देता हूं। आप बहु के नियम के अपवाद, आप बहु के नियम के अपवाद कौन कौन से हैं वो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आप बहु के नियम के अपवाद ध्यान से देखना। आप बहु के नियम के अपवाद थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आप कौन कौन से आप बहु के नियम के अपवाद है आपको अच्छे से समझना है। आप बहु के नियम के अपवादों को मैं अच्छे से समझा रहा हूं। इन अपवादों में आपको क्या क्या रूल लगाना है वो थोड़ा सा समझना है। जो पहला रूल है वो है NS0 कंडीशन, मतलब एकमात्र ऐसा तत्व आएगा एक जिसमें अपन NS में कितना बनना है, 0। वो आपके पास में कौन है, प्लेडियम 46। इसका जब भी इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालो तो बेटा आपको क्या करना है, NS0 कंडीशन में इलेक्ट्रॉन बनने हैं। इससे पहले मैं आपको एक और चीज पढ़ा देता हूं बेटा, छोटी सी चीज, ताकि आपको समझ में जल्दी आ जाएगी, वो उससे ये जल्दी समझ में आएगा। क्या भरना है बेटा, उत्कृष्ट गैसों के रूप में, उत्कृष्ट गैसों के रूप में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आप लिख सकते हो। कैसे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कैसे लिख सकते हो। उत्कृष्ट गैसें आप जानते हो, हीना, नेहा और करीना जबरदस्त रहने लग गई। ये 2 10 18 36 54 और ये 86। अब आपको मैं बोलूं भाई, जैसे आपको इलेक्ट्रॉन विन्यास शॉर्ट में लिखना है, शॉर्ट में लिखना है आपको इलेक्ट्रॉन विन्यास। ये शॉर्ट में लिखने का तरीका है, शॉर्ट में लिखने का तरीका है ये इलेक्ट्रॉन विन्यास को। ये शॉर्ट में लिखने का तरीका है। कैसे लिखना है आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। आपको कंटिन्यू बने रहना है, वीडियो को देखना है, पूरा समझ में आ जाएगा। लास्ट तक आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवा दूंगा, अच्छे से समझा दूंगा। शॉर्ट में लिखने का तरीका, जैसे मैं आपको बोलूं आयरन, अपवाद में नहीं है ये 26, उन अपवादों को छोड़ के बाकी NS में 2 ही भरेंगे। अब ये 26 है। अब इससे पहले उत्कृष्ट गैस देखो कौन सी बेटा, आर्गन। तो यहां लिख दो आप आर्गन 18। आर्गन 18 कर दिया आपने। कौन से नंबर की है, 1 2 3 3 के बाद में गिनती कहां से स्टार्ट होती है, 4 से। तो 4s में 2 भर दो बेटा, तो 18 2 20 और 4s के बाद में आपको बताया क्या आता है, 3d। 20 से कितने हो गए, 26। जैसे आपसे पूछूं मैग्नीज 25 का बताओ, तो आर्गन क्या होता है बेटा, 18। आर्गन 18 और 4s, इसके बाद में 4s आएगा, 4s के बाद में 2
और 3D के बाद में क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर 5। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि आयोडीन बताओ, आयोडीन 53 का बताओ, तो इसके पास की उत्कर्ष गैस कौन सी? कम वाली देखते बेटा, क्रिप्टॉन 36। कितने नंबर की गिनती है बेटा? सर 1 2 3 चौथी है, 4 के बाद में क्या आएगा? 5s। 5s में कितने पर 2 और 5s के बाद में आपको पता है यहाँ 4s के बाद में 3D, तो 5s के बाद में 4d। 36 और 2 38। यह आपका बेटा थोड़ा ध्यान से देखना है। 36 और 2 38 हो गए, 38 और 10 कितने हो जाएंगे आपके? 48। 4d के बाद में क्या आएगा? 5p में कितने चले जाएंगे? 5। जैसे आपको बोल दिया जाए ब्रोमीन का बताओ 35 का, इससे कम वाली कौन सी है? ब्रोमीन से कम वाली तो सर आर्गन 18 ही है, तो आर्गन 18 4s2 बिल्कुल। इसके बाद में बेटा 3d में 10, 18 2 20 और 10, 20 और 10 कितने हो गए आपके पास में? 18 2 20 और 10 30। और फिर इसके बाद में आएगा आपका 4p, और 4p में कितने पर जाएंगे यहाँ पर? 5। तो इस प्रकार ये इलेक्ट्रोविन्यास को शॉर्ट में लिखने का तरीका है। तो इस प्रकार आप इलेक्ट्रोविन्यास को शॉर्ट में भी लिख सकते हो। अब आप बाउ के नियम के कौन कौन से अपवाद है आपके पास में? प्लेडियम, इससे कम वाली कौन सी है? सर क्रिप्टॉन 36। इसके बाद में क्या आता है सर? 5s का 0 आता है, तो 5s का ये 0 कर दो, ठीक है? ns में 0 भरना है ना, 5s में 0। 5s के बाद में क्या आता है सर? 4d। 4d में कितने भर दो? यहाँ पर 10, क्योंकि 36 और 10 कितने हो गए बेटा? 46। ये याद रखना है, वेरी मोस्ट। प्लेडियम का इलेक्ट्रोविन्यास ये रहेगा। इसके बाद में कौन से आता है बेटा? आपके क्रोमियम 24। अब देखो ये तो NS0 कंडीशन का था, अब जितने भी बच रहे हैं ना वो आपके NS1 कंडीशन के हैं। मतलब अब सब में कितना भरना है? NS में 1 भरना है। कौन कौन से? जैसे क्रोमियम 24, सर इससे कम वाली आर्गन 18 3 नंबर पे आती है, तो सर 4s में कितना आ जाएगा? 1। 4s के बाद में क्या आता है सर? 3d। 18 1 19, 19 सर 5 कितना हो जाएगा? 24। वेरी वेरी मोस्ट, वेरी मोस्ट है आपके लिए बेटा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है इस बार। इसके बाद में आपका क्रोमियम के बाद में आता है कॉपर 29। 29 का सर वही आर्गन 18, फिर 4s में जाएगा सर, 4s में 1, 18 1 19, और 3d का कितना हो जाएगा? 10। ये भी वेरी वेरी मोस्ट। तो कॉपर का जो इलेक्ट्रोविन्यास रहेगा वो क्या रहेगा? आर्गन 18, 3d 10, 4s 1। इसके बाद में आएगा बेटा आपका नायोबियम, इसको बोलते हैं नायोबियम। इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 41। इसको आप ट्रिक के द्वारा भी याद कर सकते हो। नायोबियम के पास में सर कितना है? 41, तो इससे कम वाली क्रिप्टॉन 36। इसके बाद में आपके पास में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, क्रिप्टॉन 4 नंबर की है, बिल्कुल सर, तो 5s में 1, और 5s के बाद में आता है 4d। 36 और 1 37, 37 और 4 कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 41। बिल्कुल यारी जरा निभाएंगे, 39 40 और 41। ये आप बाउ के नियम के अपवाद बता रहा हूं आपको। इसके बाद में आएगा आपका टेक्नीशियम, इसका होता है बेटा आपका 43। 43 में वही क्रिप्टॉन 36, और आपका 5s का 1, और 4d का कितना हो जाएगा सर? 36 और 1 37। 37 में कितना जोड़ो कि 43 हो जाए? 37 और आपकी 6 ये क्या हो जाएंगे? 43। इसके अलावा कौन कौन से और भी अपवाद है? प्लेडियम बताई दिया आपको। इसमें आएगा बेटा आपके पास में रुद्नियम, रोडियम, और आपके पास में एनसीसी में चमोली बडेनम भी आता है बेटा आपका। यहां पर एक और बताना पड़ेगा आपको, यहां पर मोली बडेनम भी आपका अपवाद ही है। मोली बडेनम 42 होता है, वो भी आपका अपवाद है। यहां पर क्या हो जाएगा? क्रिप्टॉन 36, 5s का 1 और 4d का 5। ये देखो 36 और 1 37 और 5 42। तो ट्रिक है अपने पास में वैसे बेटा। एनसीसी में तेरी रिपोर्ट आएगी आज, ऐसे कर सकते हो आप।
तो N का मतलब नायोबियम, C का मतलब क्रोमियम, C का मतलब कॉपर, M का मतलब मोलिब्डेनम, T का मतलब लिख देता हूं मैं बेटा यहां पर पूरा लिख देता हूं। N का मतलब नायोबियम, C का मतलब कॉपर या क्रोमियम, C का मतलब कॉपर, M का मतलब मोलिब्डेनम, T का मतलब टेक्नीशियम, R का मतलब रोडियम। रुकावट इसमें दो बार करो बेटा, एक रुदनियम और एक रोडियम। P का मतलब प्लेटिनम, Au का मतलब गोल्ड और आज का मतलब Ag। ये है, तो इसको मैंने बता दिया, इसको बता दिया, इसको बता दिया, इसको बता दिया और इसको भी बता दिया। अब आपके पास कौन कौन से बच रहे हैं? आपके पास बच रहे हैं प्लेडियम, तो बता ही दिया अलग से, प्लेडियम अलग से बता दिया। इसके बाद में अब आपका रुदनियम। इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो क्या होता है, वो ऐसे याद कर सकते हो आप। इसका हो जाएगा 44, इसका हो जाएगा बेटा आपका 45। तो 44 को कैसे लिखोगे सर? क्रिप्टोन 36, 5s का 1 और 4d, 36 1 37, 37 7 44, ये सही है बेटा। रोडियम का बेटा होता है 45, वो है क्रिप्टोन 36 और बेटा 5s का 1 और आपका 4d का कितना हो जाएगा 8, ये सही है बेटा बिल्कुल। इसके बाद में आपके पास आता है इस वाली श्रेणी में तो 47, 46 का बताई दिया आपको Ag, क्रिप्टोन 36 बिल्कुल सही है ये, 5s का 1 और 4d का बेटा 36 1 37, 37 और 10 47। इसके बाद में आपके पास प्लेटिनम 78 होता है। अब इसका कैसे निकालोगे सर? इससे पहले कौन सी आती है? जिनोन, क्योंकि रेडोन तो 86 है, 54। इसके बाद में आएगा आपके पास में 6s1, 6s के बाद में आता है आपके 4f14 और 4f14 के बाद में आता है 5d। तो 54 और 1 56 और 14 70 और 70 में कितने जोड़े जाए कि 78 हो जाए बेटा 8, ये इसका सही इलेक्ट्रॉन विन्यास है। इसके बाद में आपका Au 79 जो गोल्ड होता है वो कैसे लिखोगे आप कि सर जिनोन 54, 6s1, 4f का 14 और आपका 5d का 10। ये बेटा आप बाउ के नियम के कुछ अपवाद हैं। इनमें मोस्ट कौन कौन से हैं? सबसे ज्यादा मोस्ट है बेटा, एक तो ये भी मोस्ट है, ये भी मोस्ट है, ये भी मोस्ट है। इससे पहले और कौन से मोस्ट है आपके पास में? कॉपर का मोस्ट है, ये वाला मोस्ट है और इसके अलावा ये भी आपका मोस्ट है। यह आपका आप बाउ के नियम का अपवाद थे। तो आप बाउ के नियम में क्या क्या पढ़ा आपने? आप बाउ के नियम में कि इलेक्ट्रॉन, ये आप बाउ कौन सी भाषा का शब्द है? आप बाउ आपके जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? निर्माण होना या निर्माण करना या कक्षकों का कोषों का निर्माण करना। यहां पर आप कोषों का निर्माण करना भी लिख सकते हो। और नियम क्या कहता है कि सबसे पहले कम ऊर्जा के कोष में इलेक्ट्रॉन भरते हैं और उसके बाद में उच्च ऊर्जा के कोष में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। यह आपका आप बाउ का नियम हो गया, ठीक है। यहां से मैं आपको एक और क्वेश्चन करा रहा हूं, इसी में थोड़ा ध्यान से देखना। जो भी अच्छा क्वेश्चन है आपसे कई एग्जामों में पूछ सकता है। जैसे यहां से आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि क्रोमियम का सही इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा, क्रोमियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, ये अच्छा क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। तो आपको ऑप्शन भी दे देगा। ऑप्शन नंबर ए क्या दे देगा? ऑप्शन नंबर ए दे देगा बेटा आपसे ऐसे शॉर्ट में देगा, डायरेक्ट ही वो तो कैसे कि 4s2 3d4। ऑप्शन नंबर बी दे देगा 4s1 3d5। ऑप्शन नंबर सी दे देगा आपको क्या? 5s2 3d4 और ऑप्शन नंबर डी दे देगा ए व बी दोनों सही, ए व बी दोनों सही। तो आपका सही आंसर क्या जाना चाहिए? ओनली बी। ए तो गलत है ना, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो ओनली सही आंसर क्या जाएगा? बी जाएगा, क्योंकि क्रोमियम का जो सही इलेक्ट्रॉन विन्यास है वो क्रोमियम का सही इलेक्ट्रॉन विन्यास तो आपका 4s1 3d5 है। काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये पहले भी इस बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये पहले भी नीट में भी आ रखा है ये। इसके अलावा ये जेट में तो 2-3 बार आ गया। जेट 2017 के एग्जाम में भी आ रखा है ये, जेट 2020 के एग्जाम में भी आ रखा है कि क्रोमियम का सही इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा। इसके अलावा इस इलेक्ट्रॉन विन्यास के क्वेश्चन में से कौन सा हो सकता है? कॉपर का सही इलेक्ट्रॉन विन्यास। यहां से जो एमसीक्यू पूछ सकता है वो मैं आपको बता रहा हूं। कॉपर का सही इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो सकता है?
कॉपर का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कॉपर का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आपबाउ का नियम इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालने के लिए बहुत जरूरी है। यहां से ऑप्शन देखो, आपको ऑप्शन क्या दे देगा, वो पहला ऑप्शन दे देगा आपको 3d9 4s2, दूसरा ऑप्शन दे देगा आपको बेटा 3d10 4s1, तीसरा ऑप्शन आपको यहां पर क्या दे देगा, सी ऑप्शन दे देगा। ए व बी दोनों सही है, ए व बी दोनों सही है। इसके बाद में आपको डी ऑप्शन दे देगा, वो डी ऑप्शन क्या दे देगा, इनमें से नहीं, इनमें से नहीं। तो आपका सही आंसर भी बताया मैंने, अपवाद है ये आपबाउ के नियम का। सही आंसर क्या रहने वाला है आपको बताया अभी मैंने, कॉपर का जो इलेक्ट्रोविन्यास है वो आर्गन 18 3d10 और 4s1। तो आप कंफ्यूज नहीं है आपको, और इसको थोड़ा याद रखना है, रिमेंबर करना है चीजों को अच्छी तरह, और आपको क्या करना है 3d10 और 4s1 वाला ही सही करना है। नेक्स्ट जो यहां से काफी बच्चों को कंफ्यूज करता है, वो एक और क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको बेटा, जहां से वो आपको कंफ्यूज कर देगा। एमसीक्यू पूछ लेगा वो आपसे कि Fe+3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। अब उसने धनायन का इलेक्ट्रॉन विन्यास पूछ लिया, Fe+3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यहां उदासीन परमाणु का नहीं पूछा, और किसका पूछ लिया, धनायन का इलेक्ट्रॉन विन्यास पूछ लिया। धनायन का पूछे या ऋणायन का पूछे, दोनों को निकालना सिखा दूंगा। कैसे करना है आपको, यहां ऑप्शन देगा वो आपको पहले, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। ए ऑप्शन में आपको क्या दे देगा, वो ए ऑप्शन में दे देगा 4s2 3d6, बी ऑप्शन में दे देगा आपको बेटा 4s1 3d6, सी ऑप्शन में दे देगा 4s1 3d7, और आपके पास में जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन में आपको क्या दे देगा, डी ऑप्शन में दे देगा 4s2 और आपके पास में 3d का 3, 3d का 3। देखते हैं बेटा, ये Fe है, पहले मैं आपको निकालना सिखा देता हूं। Fe का 26 होता है, और इसको निकालने का तरीका शॉर्ट में सिखाया था कि इससे पहले जो अक्रिय गैस आती है वो कौन सी आती है आपके पास में, आर्गन 18 आती है, और आर्गन 18 है तो तीसरे नंबर की है, तो 3 के बाद में आपको 4 में कितने भरना है, सर अपवाद तो नहीं है, तो 4s2 भरना है, और ये 3d का 6 हो जाएगा। अब आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है बेटा, या मैं ऑप्शन चेंज कर दूंगा थोड़ा सा। अब यहां से वो कितने इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, यहां से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, तो Fe+3। तो रूल आपको पता होना चाहिए, रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है बेटा, नोट लगा के रूल लिख लेना। रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरते हैं, पहले इलेक्ट्रॉन 4s में भरते हैं, पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरते हैं, 4s में भरते हैं, और निकलते भी कहां से हैं, और निकलते भी 4s से ही है, निकलते भी कहां से हैं, 4s से ही है, ये आपको याद होना चाहिए। तो Fe+3 सर 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, 3 इलेक्ट्रॉन निकाला तो बेटा आर्गन 18, और आपके पास में बेटा 4s से निकालो तो 4s में तो भैया 0 हो जाएगा, और 3d का कितना हो जाएगा 18, और बेटा 3 निकल गए तो यहाँ 23 ही रह गए, तो 3d में कितने भरेंगे बेटा, 18 में कितने जोड़े रे भाई, 3 हो जाए, तो बेटा 2 तो वहां से निकाल दो और 1 यहां से निकाल दो, 3d का 5। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको ऐसा देगा बेटा 4s2, यहां पर सही ऑप्शन क्या रहेगा आपका 4s0 3d का 5, ये आपका सही क्वेश्चन रहेगा। एक बार क्वेश्चन ऐसा पूछा गया आपसे बेटा एमसीक्यू में, क्रोमियम +3 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्रोमियम +3 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, आपको ऑप्शन दे देगा ए, बी, सी और डी। ए ऑप्शन तो उसने क्या दे दिया बेटा आपके पास में, ए ऑप्शन दे दिया 4s1 3d का 4, बी ऑप्शन क्या दे दिया 4s0 और 3d का 2, सी ऑप्शन क्या दे दिया 4s0 3d का 3, और बेटा लास्ट वाला ऑप्शन क्या दे दिया, इनमें से नहीं, इनमें से नहीं। तो आपको क्या करना है, आपको यही करना है जो मैं आपको बता रहा हूं।
कि क्रोमियम +3 में तो सबसे पहले क्रोमियम का जो याद रखना है आपको क्या होता है सर, आर्गन 18, 4s का 1 और 3d का कितना हो जाएगा सर 5 हो जाता है। 3d का कितना हो जाता है 5 हो जाता है। ये आपको थोड़ा सा ऑप्शन सही कर लेना है, बिल्कुल दे रखा है उसने। आर्गन 18, 4s1 और 3d का 5 हो जाता है। किसका पूछ रहा है ये, +3 का पूछ रहा है। तो बेटा +3 क्रोमियम +3, तो क्या करो आप, एक यहां से निकाल दो और दो यहां से निकालो, पर पहले एस से निकालो और बाद में डी से निकालो। जी सर, आप कहोगे वही करेंगे, बिल्कुल करना पड़ेगा भैया, तभी तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्या करना है, 4s में से निकाल दो एक और 2 इसमें से निकालो, तब +3 4 जाएगा। तो क्या हो जाएगा सर, आर्गन 18 हो जाएगा, बिल्कुल। 4s का 0, 4s का 0 दे रखा है क्या, और 3d का कितना हो जाएगा, एक यहां से निकालो और 2 यहां से निकालो, तो 3 बच जाएगा। तो 4s 0 3d 3, बिल्कुल 4s 0 और 3d 3। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, सी ऑप्शन, क्योंकि एक यहां से निकाला और 2 यहां से निकाले, तब जाके आपके पास में सही ऑप्शन क्या आया, 4s 0 और 3d 3 आया। इस प्रकार आप बाहु के नियम को अच्छे से समझ सकते हो। और ये मैंने अभी आप बाहु के नियम में आपको एक एक चीज बता दी कि आप बाहु कौन सी भाषा का शब्द है, जर्मन भाषा का शब्द है। इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ते हैं, आपको उपकोषों के बारे में बताया, ऊर्जा करने का क्रम भी बताया। इसके बाद मैंने इलेक्ट्रोविन्यास निकालना सिखाया, उत्कृष्ट गैसों के रूप में इलेक्ट्रोविन्यास निकालना सिखाया कि शॉर्ट में आप कैसे लिख सकते हो। उसके बाद में आपको मैंने आप बाहु के नियम के सारे अपवाद बता दिए, ट्रिक भी बताई। ट्रिक में थोड़ा प्लेडियम का ध्यान रख लेना। इसके अलावा मैंने आपको अच्छे से क्वेश्चन कराया। अब नेक्स्ट नियम है वो है N+L का नियम, जो आपको यह बताता है कि उपकोषों में ऊर्जा बढ़ते हैं तो किस उपकोष की ऊर्जा कम होती है और किस उपकोष की ऊर्जा ज्यादा होती है। ये किस भैया ने बताया, ये N+N वाले भैया ने बताया। और N+L का जो नियम है वो तगड़ा नियम है, आपको आना चाहिए, तभी जाके आपकी केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग हो सकती है। ये मेरा लैब असिस्टेंट का जो सिलेबस था उसका आज का चौथा लेक्चर आया बेटा, इसके बाद में कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना। कब से कह रहा हूं मैं आपको कि यार आप बताओगे तो ही आगे वीडियो बनाने का मेरा थोड़ा एनर्जी आती है, आप अच्छा लगता है कि हाँ बच्चों का रेस्पॉन्स आ रहा है। और जैसे जैसे मतलब क्लासें अच्छी चलती जाएगी, लंबी लंबी क्लासें होगी, वैसे वैसे बेटा मैं सिलेबस को खींचता जाऊंगा, आपके पूरा सिलेबस कराने की कोशिश करूंगा। पर थोड़ा सा आपका रेस्पॉन्स चाहिए। तो लक्ष्य क्लासेज का जो यूट्यूब चैनल है उसको अच्छे से सब्सक्राइबर कीजिए, लोगों को बताइए, जो आपके एस्पिरेंट्स है लैब असिस्टेंट वाले उन सबको बताइए। नॉट ओनली लैब असिस्टेंट बेटा, जो टॉपिक डाल रहा हूं मैं जेट वाले स्टूडेंट के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, 11th में पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नीट की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ट्यूशन प्रैक्टिस लेके आऊंगा मैं हर चैप्टर के बाद में। तो थैंक यू, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद, राम राम सा।